नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए डॉक्टर सूर्यबाला जी की लिखी कहानी सुमित्रा की बेटियां। वहां शहर की आबादी खत्म होती थी। चारों तरफ पीली रेतीली खसखसी मिट्टी के ढूंढ थे। ढूंढों पर ढेर की ढेर कब्रें, एक दो अनगिनत। मैं अपने बहुत छोटे कद के हिसाब से जहां तक देख पाती, छज्जे दलान मुंडेरों से मुझे बस कब्रें ही कब्रें दिख पड़ती। थोड़ी बड़ी होकर मैं सोचती, यह शहर जरूर कभी कब्रिस्तान हुआ करता होगा। ज्यादातर हम जिंदगी का समापन कब्रों में किया करते हैं, लेकिन यहाँ कब्रगाहों के बीचों बीच बाकायदे पूरा शहर कायम था। और शहर की आबादी की छोर पर हमारा मकान, हमारे बाद मछुआरों के झोपड़ों की कतारें, बीचों बीच उसका टटरा। वह अपने घर को टटरा कहती थी, उसका घर था भी टटरा ही। अपने उसी टटरे के बीच से वह पैरों में मोटे मोटे गिलट के कड़े छड़े और झाझरे झमकाती, आंधी तूफान सी आती और उसारों में लगी धान जौ की ढेरियां तथा ओखली मूसल सहेज लेती। दो चार मल्लाहीने नौकर और भी आगे पीछे बैठते उठते होते। वह सबसे हंसी ठिठोली करती, लगातार खिलखिलाती रहती। मुट्ठियों में थमा मूसल अपनी रफ्तार से चलता रहता। कभी धान कूटते कूटते अचानक बच्चों के बीच से मुझे उठा आंगन के बीचों बीच ठुमका लगाकर दो झोंकेदार चक्कर मार लेती। कोई एक भूला बिसरा गीत सोते सा फूट पड़ता। एक बार उसके गीत का मतलब था, मेरे पैरों में महीन कांटा बार बार क्यों चुभ जाता है। मुझसे भी छोटी छोटी मेरी सखियां बाजार हाट कर आती हैं, मैं ही बार बार डगर क्यों भूल जाती हूँ। मुझसे छोटी छोटी सखियां कब की गौने हो आई, मेरा ही दिन बार बार क्यों टल जाता है। वह चक्कर मारकर ठुमका लगाती होती तो उसके कनफूलों से झूलती चांदी की मैली जंजीरें बाजरे की बालियों सी लगती। मल्लाहीने होठों के कानों में पल्लू का छोर दबा निहायत दकियानूसी तरीके से लजाती और मुआयने पर निकली ताई झिड़कते हुए गुजर जाती। मुहजोर, तुझे धान कूटने को बिठाया था ना, जाके मर्दाने में मजलिस लगाना। यहाँ क्या दीदे चमका रही है। वह खुलकर हंसती, मेरी मजलिस तो धान की ढेरी के बीच ही लगती है बहू जी। ये लो 3 ढेरी कूट दी, बाकी उस पहर। और ताई के नाना करते भी एक झपाके से मुझे गोदी में झुलाती, तेज झोंके से गुजर जाती। बिल्कुल अलग थी वह अपनी हमउम्र कामचोर मल्लाहीनों से। न उन सबों की तरह कसोरे कसोरे भर तेल चुपड़कर बाल संवारती, न माथे के बीचों बीच में मांग फाड़ पीले सिंदूर की पतली लाइन लगाती, और न ही बात बेबात लजाती अलसाती। मैंने उसे कभी किसी से आम औरतों की तरह फुसफुसाते बतियाते नहीं देखा था। धान कूटते हुए भी वह उसकी लय पर कोई न कोई गीत गाती जाती और बीच के बचे समय में मुझे चुटकी बजाकर दुलारते या चक्कर मारकर घुमाते खिलखिला लेती। कोई कुछ पूछता, कहता तो बड़ी खुशदिली से, लेकिन अति संक्षिप्त सा जवाब, और वापस अपने गीत पर। सारे बच्चों के बीच उसने मुझे छाट लिया था, सारी मल्लाहीनों के बीच मैंने उसे। उसकी बुसी देह से आती गोबर पाथने, सानी पानी करने और कुटे अनाजों से मिली जुली गंध, हवा के झोंकों के साथ एक सार उसके रूखे बेतरतीब बाल और कलाइयों की नोकदार ककनी, मुझे उसके प्रति प्यार और गिजगिजाहट दोनों से एक साथ भर देती। ताई अक्सर, नाना बच्चों को हाथ ना लगाना, कहकर हड़काती रह जाती, पर तब तक वह झमक कर मुझे उठाती और एक घुमरी मार बाहर निकल गई होती। बाहर नीम जामुन की झुरझुराती हवा खाता सूरज आराम से चिपरी पाथी दीवारों के पार छुपता होता। गंदी मैली कुर्तियों और खुरहे भूरे बालों वाली उसकी दोनों लड़कियां अपनी या किसी और की गाय भैंस चराकर लौट रही होती। माई को देखते ही वे हाथों में संटी फटकारती दुलराती दौड़ाती। पास आने पर अपनी फटी कुर्तियों के जेब में ठूसी जंगली बेरियां, मकोए और कच्चे अमरूद माई को दिखाती और बताती कि गोरू प्यासे हैं। एक बार सांझ ढले वह मुझे भी अपनी गोदी में लादे लादे दोनों लड़कियों सहित टटरे में लेती गई थी। फटे चिरे बांसों को ठोक पीट कर बनाए गए दरवाजे में कहीं से लोहे की एक जंग लगी सौकल लाकर अटकाई गई थी और उस सौकल में एक ताला। मुझे लादे लादे उसने ताला खोला,
सारी जगह गोबर, मवेशी और सानी पानी की तेज गंध से बुसी पड़ी थी। एक तरफ भैंस और उसकी पड़िया बांधने की जगह, दूसरी तरफ एक टूटा बसखट और अधपिच के बर्तन बासन। सारा फर्श गोबर और गंदे पानी का चहबचा सा। उसकी दोनों लड़कियां पियरिया और झुमरिया अपने टटरे में आकर इतनी खुश हो गईं जैसे दीवानी खास में पहुंच गई हों, और मारे खुशी के शायद मुझे भी अपने टटरे में आया देख ज्यादा लड़ने झगड़ने और दुलारने लगी। उसने लड़कियों को दुलार से डपटा और आंचल के छोर से कुछ पैसे उनके हाथों में रख दौड़कर मेरे लिए बिस्कुट लाने को कहा। फिर जल्दी जल्दी अपनी भैंस की सानी पानी करने लगी। लड़कियां दौड़ती हुई मिनटों में बिस्कुट ले आईं। उसने बड़े प्यार से एक बिस्कुट मुझे और आधा आधा उन दोनों को दिया, जो वे दोनों तुरंत निकल गईं और झटपट अपने सलूकों से बेर अमरूद निकालकर उसका हिस्सा लगाने लगी। उन्होंने पास पड़ा पत्थर उठाकर कच्चा अमरूद तोड़ा और माँ को 2 बेर मकोए और अमरूद का एक टुकड़ा दिया। अंधेरा हो चला था, वैसे भी उसके टटरे में बाहर से ज्यादा अंधेरा था। उसने ताक से डिबरी उतार कर जलाई और बेटियों को मैल से चीकट कपड़े में लपेट कर रखी रोटियां निकाल कर खाने को दी। डिबरी के मैले उजाले में मैं बिस्कुट और वे तीनों रोटियां कुतर कुतर कर खाते रहे। अनायास मैंने जानना चाहा, सुमित्रा तू टटरे में क्यों रहती है? टटरे में तो हमारे जानवर रहते हैं। उसने मगन हो मुस्कुराकर कहा, जहां हमारे जिनावर रहेंगे बिटिया, वहीं तो हम भी रहेंगे ना। मैंने सयानों की तरह गर्दन हिलाई। तभी झुमरिया ताक पर अपने कंचे गिट्टे रखने उचकी। अचानक चमकदार बसकुए और पीली काली धारियों वाली एक जैकेट नीचे आ गिरी। उतनी सी उम्र में भी मुझे इतना मालूम था कि यह पहनावा पुरुष का है। ये किसका है? ढोढे का। दोनों लड़कियों ने चटपट जवाब दिया। वह चौंक कर जल्दी से उठी, जैकेट में चिपकी धूल भूसा झाड़ा और वापस दहाकर ताक पर रख दिया। यह नाम एक बेढब रोड़े सा मेरे बाल मन में यहाँ वहाँ ढुलकने लगा। शब्द संदर्भ टूटे अध टूटे खिलौनों से यहाँ वहाँ पड़े नजर आने लगे। वह आंगन में पड़े गोभी के पत्ते और चने मटर का साग बटोर रही है टोकरे में अपने गोरू को खिलाने के लिए। ताई जैसे इकड़ी टुकड़ी के खेल में अपना चिंभा सा फेंकती है। क्यों री ढोड़े लाल की कुछ खोज खबर लगी ना? कैसे, चिट्ठी आई थी क्या? ना, मारवाड़ी वासे से कोई आता था, उससे खबर भेजी। चिट्ठी आएगी तो लाकर पढ़ाई भी तो जाएगी। दोनों पक्ष सतर्क। तो क्या खबर भेजी, आता है क्या? चढ़ते जेठ या उतरते आषाढ़? प्रश्न से बचने के लिए ही वह पत्ते समीट शीघ्रता से उठने का उपक्रम करती सी। अरे तो छूछे हाथ की कुछ खर्चा पताई भी भिजवाई। आजकल इतबार नहीं ना बहू जी किसी का। कहते कहते वह जीना पार कर जाती है, जिससे ताई के होठों के कोनों की मुस्कुराहट का सामना न करना पड़े, न और कोई पैरवी गवाही। लाचार ताई अकेले में मुस्कुरा लेती है। ढापती चलती है बेचारी ढोढे लाल की करनी को करनी। बेचारी कहाँ किधर से, गर्दन भी बिल्कुल सही सही, सीधी सधी, तनी हरगिज नहीं। पियरिया झुमरिया भी फटे चीकट सलूकों में हमारे ही बाड़े से नोची तोड़ी जामुनी ठूसे जी भर शरारते करती, इठलाती खिलखिलाती रहती है। बेटियों के साथ जब वह अपनी भैंस और उसकी पाड़ियों को दुलारती है तो उसे गोबरेले कटरे में भी एक अनकही उजास सी फूटती है। वह हंसती है, लहरदार ठुमके लगाती है, लेकिन किसी से गाली गलौज या बेअदबी पर उतारू होते नहीं देखा। और तो और करीब करीब सारे ही नौकर मल्लाही ने ताऊ के शिकार पर जाने की बात पर अकेले में कनखी मारकर मुस्कुरा लेते हैं। मिसरानी तो एक बार बोल भी पड़ी थी, जब काम पर नई नई आई थी, आप भी निकल जाया करो ना बहू जी शिकार पे साहब के साथ। पर ताई ने छूटते ही मुंह बिचकाया था, ना रे, मुझे तो मचान के नाम से ही घुमटा आता है, वरना साहब तो कई बार कितना इशारा किए, नाराज हुए। लेकिन जबकि हर कोई ताई के न जाने का कारण जानता था कि साहब एक शिकारगाह पे कई निशाने लगाते हैं। पूरी पिकनिक रत जगह के बाद ही घर लौटती है। वक्त बेवक्त ताई के चेहरे पर भी छोटी बड़ी आंधियां उठती थीं, राख बैठती थी, लेकिन कनफूल की झूलती जंजीरों के बीच सजा सुमित्रा का चेहरा कभी कुम्हलाया नहीं। जिंदगी हमेशा पूरे हुलास के साथ सहेजी हुई
मुझे तो फिटन से उतरकर शिकार वालों को हाथ हिलाते ताऊजी भी कभी कभी बड़े बेचारे से लगते, लेकिन वह कभी नहीं लगी बेचारी सी, जाने क्यों। तब भी नहीं जब सीधे सीधे किसी ने एकदम भोथरी सुई चुभो दी, पूरी निर्दयता से। क्यों री, कहीं वहीं के वहीं कोई रख रखा तो नहीं ली ढोंढे बट्टरबाज ने। आह की ओट तो दुनिया की ओट। वह प्रसंग समाप्त करती टोकरा लिए तेजी से निकल जाती। फिर भी आदमजात को अपनी जिम्मेदारी तो समझनी चाहिए। आता कब है बज्जात इस तरफ। आएगा तो देख लेना, सलूके में छुपाकर तो रखूंगी नहीं। हाँ, ऐसी बातों के दौरान कुछ देर चांद सूरज जरूर बारी बारी उसके चेहरे पर उगते छुपते रहते। फिर वही टटरा गोबर गऊ। अचानक खबरें फैली, गर्म हुई। ढोंढेलाल आया है। इधर नहीं, कोस भर पीछे लाइन बाजार में ठहरा है। सकल दीप के ढाबे में खुसफुसाहटों की चिंदियां उड़ती फिरी। अकेले नहीं, बजबज वाली बंगालिन के साथ। राम आसरे और खिलावन लाइन बाजार गए थे पट्टे का पजामा खरीदने। अपनी आंखों देख के आए। मुंह नहीं चुराया, बड़ी हौस से मिला। ढाबे की खाट पे बिठा के शिकार गोश्त रोटी खिलाया। फिर जाने क्या हाथ जोड़ जोड़ के घिंघियाता पछताता रहा, अपनी राम कहानी सुना सुनाकर। अब तो जो भी इधर से जाता है लाइन बाजार सकलदीप के ढाबे पर जरूर जाता है। बिक्री बढ़ गई है ढाबे की, ढोंढे की वजह से। मुफ्त में नहीं लेता, अपने पैसे से खिलाता है सबको। बजबज वाली लुगाई अदब से अंदर रहती है। इतना नेक और दरियादिल ढोढेलाल कभी नहीं रहा। खिलावन के पूछने पर तो कंठी पर हाथ धर सच का सच उकल भी दिया और कहने लगा। आधी रात को रोती बिलबिलाती कोठरी में आ पड़ी। लुगाई जात जान के रहम किया। आसरा दिया तो तड़के लाठी बल्लम लिए उसकी बिरादरी ही खून की प्यासी। अब बोलो, अपनी इज्जत मर्यादा देखें या लुगाई का रोना किकियाना। फंस ही गया समझो। अब छोड़ूं तो कैसे। अपना ईमान, अपनी कंठी की भी तो लाज। गुसाई जी कह गए हैं, प्राण जाई पर बचन न जाई। अब आप सब पंच न्याय सकारो तो अगिन के सामने धर्म। मरजात से साक्षी मानूंगा नहीं तो ससुरिये दुनिया का जंजाल छोड़ कहीं मूंड मुंडा कंठी माला धार लूंगा। सुमित्रा का नाम लेते ही आसमान की तरफ हाथ जोड़ अंगोछा आंखों पे लगा लेता है। वो तो साक्षात देवी है देवी। छीमा बड़ेन को चाहिए, छीमा बरतेगी। पियरिया झुमरिया को भी निबाह ले जाएगी, जैसे इतने बरस निबाहा आगे भी। बाकी ब्याह शादी पे जो कमी बेसी पड़े तो मैं हाजिर हूं ही। इस चोटी के खुद ही 3 हैं, उन्हें कहाँ झोंकूं। धीरे धीरे करके मल्लाही के टोले के सब हो आए। सकलदीप के ढाबे के शिकार और ढोढेलाल की खातिर के गुन गाते। ढोढे का नाम लेते मल्लाही टोले के मर्दों की जबान से चचकारी छूटती है। फंस गया मर्द बेचारा, अब करे भी क्या। लुगाई की जात जो न कराए। फिर आते जाते रास्ता रोककर सुमित्रा के बिना पूछे ही जबरदस्ती कहनी समझाने लग जाते। अपना धर्म समझकर सुन सुमित्रा, इतना सत तो है ही कि सबके सामने कबूल रहा है। चोरी छुपे ही बिठा लेता तो क्या करती क्या, वही धान कुटाई, बासन जूठन और गाय गोरू की सानी पानी वही करती रही। और देखते देखते मल्लाही टोलों के आखिरी झोपड़े पर हरी गुलाबी झंडियां बंधी, टाट की पट्टियां भी बिछ गईं। पंगत बैठी, जेवनार हुआ और बजबज की बंगाली ने चुनरी गोटे में ढोढेलाल के साथ गांठ बांध ली। नगाड़ी पर चोटें पड़ती रहीं, तुरही चिखती रही। जब भावरें पड़ रही थी तो झुमरिया फटे घाघरे सलूके में निमोड़ी के पेड़ पे चढ़ी बिरादरी का जिमना देख रही थी। मैंने खिड़की से झांककर बड़ी बहन से पूछा, मल्लाही टोले में क्या हो रहा है? ढोढे की शादी ना। मैंने पूछा, ढूंढे कौन है? बहन ने धीरे से कहा, पियरिया की माई का दूल्हा। इसके बाद न बहन को कुछ समझ में आया न मुझे। पंगत जीम चुकी थी। बंगालिन की विदाई भला कहाँ से कहाँ होनी थी, सो ढोढे उसे टैक्सी में बिठाकर देवी थान ले जा रहा था। मल्लाही ने दुल्हन को टैक्सी में बिठा रही थी। गाड़ी स्टार्ट होने को ही थी कि अचानक तीर की तेजी से झुमरिया निमोड़ी से नीचे उतरी और जमीन की खसखसी रेत, मिट्टी, कीचड़ जो भी उसके हाथों में समाया भरपूर उठाकर स्टार्ट होती टैक्सी पर फेंक कर चिल्लाई, ढोढे मर गया। उठी लहास। जब तक लोग चपतियाने को दौड़े वह उसी तेजी से हाफती हुई बाड़ी की दीवार फलांगती गायब।
खिड़की मुंडेरों से झांकते चेहरे अपने अपने आंगन दलानों की ओर लपके। गजब हो गया। झुमरिया ढोडे की टैक्सी पर धूल फेंक कर भागी। सुमित्रा मल्लाहिन के हाथ का मूसल थमा रह गया। हकबकाई बदहवास वह नीचे भागी। नगाड़े तुरही की आवाजें थम गई थीं। उत्सव समाप्ति पर था। सिर्फ झंडियां रेतीली हवा में झरझरा रही थीं। वह बावली बौड़ी सी पियरिया झुमरिया चिल्लाती, भीटे दर भीटे दोनों बेटियों को पुकारती फिरी। कहीं से कोई आवाज नहीं। जरूर लोगों के डर से कहीं जीने चौबारे में दुबकी पड़ी होगी। तभी कटीली बेर के टीले पर 2 मैली छीट के सलूकों वाले धब्बे दिखे। वह कड़े छड़ों की आवाज बरगलाती बेतहाशा दौड़ी। पियरिया झुमरिया। आवाज फिर भी न पहुंची। दोनों अपने खेल में पूरी तरह लिप्त थीं, मगन। पास पहुंचकर देखा, दोनों एक दूसरे की मुंडी से मुंडी सटाए मिट्टी का एक लंबा सा ढूंढ अपने छोटे छोटे हाथों में बड़ी तन्मयता से थोप रही थीं। चुट्टिनो, हाफते हाफते दम लेकर वह बोली, क्या है यह? ढोढे की कब्बर। और दोनों ताली मार के खिखिया पड़ी। सन्न। वह सहमी, फिर झुकी और दोनों बेटियों को कलेजे से लगा लिया। चिपरी पाथी दीवारों के पीछे जब सांझ का सूरज मुंह छिपा रहा था, तो वे तीनों फटे सलूकों और उलझे बालों में अपने टटरे की ओर लौट रही थीं, और जितनी भी बची खुची किरणें थीं, उनकी भरपूर उजास उनके चेहरे पर पड़ रही थी। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सूर्यबाला जी की लिखी कहानी सुमित्रा की बेटियां।